दोस्तों स्वागत है आपका सत्य ऑल इन वन स्टडी में। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, माँ भारती के सपूत वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है। ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी स्मृति ईरानी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए राजनाथ सिंह। दोस्तों बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक परिसर में आयोजित एक समारोह में सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष में योगदान के लिए मां भारती के सपूत वेबसाइट लॉन्च की। लोकप्रिय अभिनेता अमिताभ बच्चन इस पहल के सद्भावना दूत हैं। यह कोष तीनों सेनाओं के लिए है, जिसका उपयोग सैन्य कार्रवाई में शहीद हुए या गंभीर रूप से घायल हुए तीनों बलों के कर्मियों के परिवारों को तत्काल वित्तीय सहायता देने के लिए किया जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए अगला पॉइंट क्या है। स्थानीय साहित्य को समर्थन और प्रोत्साहित करने के लिए प्रभा खेतान फाउंडेशन की एक साहित्यिक पहल कलम वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है। दोस्तों आंसर कमेंट बॉक्स में दें। मंदिर 360 वेबसाइट को किसने लॉन्च किया। संस्कृति मंत्रालय ने। मोदी स्टोरी वेबसाइट किसने लॉन्च किया। महात्मा गांधी की ग्रैंड डॉटर सुमित्रा गांधी कुलकर्णी। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न क्या है। चांगलांग जिला प्रशासन ने नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में बड़ी इलायची की खेती को अवैध घोषित कर दिया है। यह राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तराखंड। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए लद्दाख। दोस्तों बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पे। देखिए क्या है। नामदफा वास्तव में उद्यान से निकले वाली एक नदी का नाम है और यह नोवा देहिंग नदी से मिलती है। नोवा देहिंग नदी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। यह भारत म्यांमार चीन ट्राई जंक्शन के काफ़ी करीब है। यह भारत का चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। पहले 3 उद्यान में हेमिस नेशनल पार्क राजस्थान में डेटेस्ट नेशनल पार्क और उत्तराखंड में गंगोत्री नेशनल पार्क है। दोस्तों बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है। यह भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में भी है। यह दुनिया का एकमात्र उद्यान है जहां बड़ी बिल्ली जैसे ही 4 समान प्रजातियां हैं, जैसे कि टाइगर, तेंदुआ, स्नो लेपर्ड, क्लाउड लेपर्ड। यह गंभीर रूप से लुप्त प्रजातियों के रूप में भी प्रसिद्ध है, जैसे नामदफा उड़ने वाली गिलहरी प्रजाति, जिसे आखिरी बार वर्ष 1981 में देखा गया था। दोस्तों देखते हैं इसके अगले पॉइंट क्या है। भारत में पाई जाने वाली एकमात्र लंगूर प्रजाति हुलाक गिब्बन्स इस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश में अन्य संरक्षित क्षेत्र हैं। दोस्तों और कौन कौन से कमेंट्स में दें। देखिए कौन कौन से क्षेत्र। पक्के बाघ अभ्यारण्य, मैलिंग नेशनल पार्क, कमलाग वन्यजीव अभ्यारण्य, ईटानगर वन्यजीव अभ्यारण्य, ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न क्या है। किस देश में महात्मा गांधी के जीवन और संदेश को समर्पित देश का पहला संग्रहालय खोला गया है। ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी
कनाडा, ऑप्शन डी स्वीडन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी अमेरिका। दोस्तों बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए क्या है। अमेरिका के न्यू जर्सी स्थित अंटार्कटिक शहर में महात्मा गांधी के जीवन और उनके संदेशों को समर्पित एक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। इस संग्रहालय को न्यू जर्सी स्थित गांधी सोसाइटी ने आदित्य बिरला समूह के साथ मिलकर बनाया है। यह राष्ट्रपिता को समर्पित अमेरिका में पहला संग्रहालय है। दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। देखिए अगला प्रश्न 4 क्या है। मेगा कायाक फेस्टिवल 2022 की मेजबानी किसने की? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी तमिलनाडु। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी मेघालय। क्या है दोस्तों? करेक्ट आंसर। दोस्तों बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पे। देखिए क्या है। मेघालय ने 4 दिवसीय मेगा ग्लोबल एडवेंचर स्पोर्ट्स तमाशा मेगा कायाक फेस्टिवल 2022 की मेजबानी की। आयोजन सुरंग उमट्रेव नदी। मेघालय की राजधानी दोस्तों क्या है? शिलांग। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? कॉनराड संगमा। मेघालय की राज्यपाल कौन है दोस्तों? बीडी मिश्रा। दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। किस देश के सिविल सेवकों के लिए 53वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रीय सुशासन केंद्र NCGG मंसूर उत्तराखंड में किया गया? बांग्लादेश, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी श्रीलंका। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए बांग्लादेश। दोस्तों बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पे। देखिए गया है। इसके अंतर्गत 2025 तक 1800 बांग्लादेशी सिविल सेवकों को क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तहत भारत द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। 2019 से पहले बांग्लादेश के 1500 सिविल सेवकों को NCGG में प्रशिक्षण दिया गया है। दोस्तों देखते हैं NCGG के बारे में, एक नजर डाल लेते हैं। इसकी स्थापना 2014 में भारत सरकार द्वारा देश में एक शीर्ष स्थान के रूप में की गई थी। यह कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक शासी निकाय द्वारा स्थापित होता है। इसने बांग्लादेश, केन्या, तंजानिया, ट्यूनीशिया, सेशल्स, गाम्बिया, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान, लाओस, वियतनाम, भूटान, म्यांमार और कंबोडिया जैसे 15 देशों के सिविल सेवकों को प्रशिक्षण दिया है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 अक्टूबर 2022 को देश के 75 जिलों में कितनी डिजिटल बैंकिंग इकाइयों का डेब्यू समर्पित किया है दोस्तों? ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन डी 80, ऑप्शन डी 50। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए 75। दोस्तों बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पे। देखिए क्या है। डिजिटल बैंकिंग इकाइयों भारत सरकार, RBI, भारतीय बैंक संघ और बैंकों का एक मुक्त संयुक्त पहल है। घोषणा किसने की दोस्तों? निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण 2022 और 23 में। उद्देश्य वित्तीय समावेशन को मजबूत करना है। परियोजना में कितने बैंक शामिल हैं दोस्तों? 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 12 निजी क्षेत्र के बैंक और 1 लघु वित्त बैंक शामिल है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न क्या है। पहला राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी गांधीनगर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए क्या दोस्तों? ऑप्शन ए नई दिल्ली। दोस्तों बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट को। देखिए भारतीय राष्ट्र समिति विश्व खनन कांग्रेस कोयला मंत्रालय के संरक्षण में दिल्ली में 16 से 17 अक्टूबर के दौरान पहला राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी आयोजित करेगी।
कॉन्क्लेव का विषय भारतीय कोयला क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत की ओर सतत खनन है। यह 2 दिवसीय आयोजन नीति निर्माताओं सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के खनन कंपनियों के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न क्या है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत 121 देशों में किस स्थान पर रहा? ऑप्शन ए 107वें, ऑप्शन बी 123वें, ऑप्शन सी 40वें, ऑप्शन डी 87वें। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए 107वें। दोस्तों बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए क्या है। भारत युद्धग्रस्त अफगानिस्तान को छोड़कर दक्षिण एशिया के सभी देशों में से बदतर स्थिति में है। भारत में भूख के स्तर को 29.1 के स्कोर के साथ गंभीर श्रेणी में रखा गया है। पड़ोसी देश पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल और म्यांमार को क्रमशः 99, 64, 84, 81 और 71वां स्थान दिया गया है। सभी देश भारत से ऊपर हैं। 2021 में भारत 116वें देशों में से 101वें स्थान पर था, जबकि 2020 में 94वें स्थान पर था। दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए अगला पॉइंट क्या है। हाल में लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 को वर्ल्ड लाइफ फंड और जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1970 और 2018 के बीच वैश्विक वन्यजीव आबादी में 69% की गिरावट दर्ज की गई है। लिविंग प्लेनेट इंडेक्स कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ जूलॉजी। दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए अगला प्रश्न क्या है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? 16 अक्टूबर। दोस्तों बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पे। देखिए इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन 1945 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना का प्रतीक है। विश्व खाद्य दिवस 2022 का विषय है किसी को भी पीछे ना छोड़ें। दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए अगला पॉइंट क्या है। खाद्य और कृषि संगठन यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय रोम में है। दोस्तों इसे नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। महानिदेशक इसके क्यू डोंग हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए अगला पॉइंट क्या है। नारियल समुदाय के किसानों का सम्मेलन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए मुरैना, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी कोयम्बटूर, ऑप्शन डी गांधीनगर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी कोयम्बटूर। दोस्तों बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पे। देखिए कोयम्बटूर में नारियल समुदाय के किसानों के सम्मेलन का आयोजन किया गया। केंद्रीय कृषि और विकास कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारत नारियल उत्पादन में दुनिया के तीसरे बड़े उत्पादकों में से एक है। नारियल प्रसंस्करण गतिविधियों में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है। नारियल की खेती के क्षेत्रफल की दृष्टि से कोयम्बटूर प्रथम स्थान पर है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए इंडोनेशिया दुनिया का अग्रणी नारियल उत्पादक है। फिलीपींस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नारियल उत्पादक है। दोस्तों देखते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन क्या है। किस पेशवा शासक ने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि की थी? बाजीराव द्वितीय ने। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों। बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित लोहागढ़ नामक किले का निर्माण किसने करवाया था?
बांदा बहादुर ने। राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? उदयपुर। ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू के द्वारा आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम। दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या देखिएगा, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों? 12 अनुसूचियां। कौन कौन सी हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताएं। किन संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर ए.ओ. हुम। 3 बीघा कॉरिडोर भारत और किस देश को आपस में जोड़ता है दोस्तों? बांग्लादेश। राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी दोस्तों? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। दोस्तों यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। जय हिंद दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।